आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान विषय में आनुवंशिकता एवं जैव विकास जो अध्याय चल रहा था उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डार्विनवाद। जैसा कि जैव विकासवाद चल रहा था, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने लैमार्कवाद को पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे डार्विनवाद की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं डार्विनवाद के समर्थक कौन थे। डार्विनवाद में नाम आता है तो डार्विन कब कहते हैं, समर्थक में डार्विन थे। लेकिन यहाँ पर जो नाम है डार्विनवाद, वहां के समर्थकों की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे। एक डार्विनवाद के समर्थक एक थे यहाँ पर जो है वेलेस, और दूसरे थे डार्विन। तो जो डार्विनवाद है इसके दो समर्थक थे, प्रबल समर्थक, एक वेलेस और एक जिनके नाम पर रखा गया डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन, वो थे। पहले हम लोग बात करते हैं वेलेस की कि वेलेस क्या है। तो वेलेस के बात करें तो वेलेस का पूरा जो नाम था वो था अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अल्फ्रेड रसेल वेलेस एक वैज्ञानिक थे, जिसे हम प्रकृति वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना जो पूरा सिद्धांत दिया वो जैव विकास के संबंध में था। जैव विकास का अध्ययन जो वैज्ञानिक करते हैं उससे हम लोग प्रकृति वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। तो अल्फ्रेड रसेल वेलेस उस समय इन्होंने क्या किया, उस समय के एक बहुत प्रख्यात दार्शनिक थे जिनका नाम था टी.आर. माल्थस। टी.आर. माल्थस ने एक पुस्तक लिखे थे, यानी पुस्तक का नाम इनकी अगर बात करें, पुस्तक का नाम, तो इनकी बुक का नाम जो था वो था आबादी, यानी पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, आबादी है, टी.आर. माल्थस ने जो बुक लिखा पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में इन्होंने जैव विकास के संबंध में लिखा, किस प्रकार से आबादी बनती है, किस प्रकार से जनसंख्या निर्माण होता है और किस प्रकार से नए नए जातियों की उत्पत्ति होती है। तो यही आबादी जो लेख था, इस लेख से प्रभावित होकर के अल्फ्रेड रसेल वेलेस के मस्तिष्क में एक विचार आया, और वो विचार था योग्यतम की उत्तरजीविता, या इसको कह सकते हैं या प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण मतलब चयन। तो ये जो टी.आर. माल्थस की बुक थी आबादी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन बुक को जब इन्होंने पढ़ा, इसने अल्फ्रेड रसेल वेलेस, तो उसी समय उनके मस्तिष्क में एक विचार आया योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी वही जीवित रहेंगे जो योग्य हैं और वही आगे चल करके पॉपुलेशन बनाएंगे, या प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक चयनवाद यहां पर रहेगा। और उसके बाद ये जो इनका विचार था योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण, इसी को इन्होंने एक लेख के रूप में डार्विन के पास भेजा। अब इसको इन्होंने क्या किया, इस पर एक लेख था, उस लेख को डार्विन के पास भेजा। अब यहां पर बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। तो तीसरे यहां पर नाम आ रहा चार्ल्स डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन की अगर हम लोग बात करें, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, चाहे इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन जो थे, ये भी एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, अगर इनके बारे में थोड़ा सा बताएं तो ये जो है प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में एक विश्व सर्वेक्षण जहाज था जिसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल एक जो है विश्व सर्वेक्षण जहाज था, विश्व सर्वेक्षण जहाज। इस विश्व सर्वेक्षण जहाज पर चार्ल्स डार्विन प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में लगभग 5 वर्षों तक कार्य किए थे। यानी प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने
5 वर्षों तक जो है इसी विश्व सर्वेक्षण जहाज पर कार्य किया था और इसी विश्व सर्वेक्षण जहाज के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के द्वीपों, महाद्वीपों, प्रायद्वीपों सभी जगह पर इन्होंने भ्रमण किया। तो अपने उस भ्रमण के समय इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी कि नए नए जाति, जैसे मान लेते हैं कि कुछ पक्षियों की प्रजाति जो है एक जगह पर एक जो भौगोलिक दशा है, एक प्रायद्वीप है, उस पर अलग प्रकार की है। वही पक्षी से किसी दूसरे जब महाद्वीप पर गए तो उसकी बनावट में थोड़ी परिवर्तन थी, थोड़ी सी आकृति में परिवर्तन थी, तो कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन इन्होंने देखा। तो उसी समय अल्फ्रेड रसेल वेल्स ने जो अपनी एक लेख था, किसके संबंध में था, जो कृत्रिम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण, उस लेख को उठा करके जो डार्विन के पास जब भेजा तो डार्विन ने अपने विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किए थे या विभिन्न प्रकार के भ्रमण में जो भी इन्होंने कलेक्ट किया था, संग्रहित किए थे अपने ज्ञान के द्वारा, तो उसको जो है उसको आधार मान करके और उनके जो ये था, तो दोनों लोग के जो लेख थे वो काफी मिलते जुलते थे। और काफी मिलते जुलते होने का कारण क्या है कि जैसा इन्होंने बताया अल्फ्रेड रसेल वेल्स, उसी प्रकार से कुछ इनके भी दिमाग में आया था चार्ल्स डार्विन का, और उसके बाद इन्होंने संयुक्त रूप से यानी वेल्स तथा डार्विन यानी दोनों लोग के संयुक्त नाम से एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। हिंदी में इसको कह सकते हैं प्राकृतिक वर्ण। वर्ण को चयन भी कहते हैं, चयन लिखे कहते हैं, चयन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, जब भी कंडीशन में पूछता है तो केवल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर आप लिखते हैं तब भी आंसर सही रहेगा, ठीक है। जातियों की उत्पत्ति जो है वहां पर भी आंसर सही रहेगा। अब इस बुक में इन्होंने पूरे जैव विकास को, जो अल्फ्रेड रसेल और डार्विन दोनों के जो लेख थे, दोनों को संयुक्त रूप से जो बुक में इसमें छपाए थे और उसमें विभिन्न प्रकार के मत दिए। उन्हीं मतों को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसको हम आसानी समझ सकते हैं कि इन्होंने जैव विकास के संबंध में कौन कौन से मत दिए। ये सबसे पहले इनका सिद्धांत था वो था यहाँ पर जो है इनके अनुसार संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। इन्होंने बताया कि सभी जीवों में, जो भी जीव जन्म लेते हैं, सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता पाई जाती है, या कह सकते हैं सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की अपार क्षमता रखते हैं। इस चीज को यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान जीव उत्पन्न करने की अपार क्षमता रखते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सभी जीव जो अपार क्षमता रखते हैं, जैसे अगर हम बात करें एस्कैरिस का, तो अपने जीवन काल में लगभग जो है 1 से 2 करोड़ तक अंडे दे देते हैं। तो अगर वो 1 से 2 करोड़ अंडे जीवित रह जाए, या जैसे कोई भी जंतु है, हाथी बहुत कम, जैसे हाथी अपने जीवन काल में या औसत जीवन काल में 6 बच्चे तक दे सकते हैं। लेकिन अगर 6 बच्चे फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि केवल हाथी बचे। किसी भी अगर हम जंतु की बात करें तो किसी भी जंतु की अगर वो लगातार उसके प्रोडक्शन होता रहा, जैसा कि मनुष्यों का हो रहा है, तो लगातार एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ उसी की प्रजाति बचेगी। लेकिन एक्चुअल में संतान उत्पन्न करने की तो अपार क्षमता होती है, लेकिन वो संतान में से कितने संतान जीवित रहते हैं ये निर्भर करता है वहां के वातावरण पर। यानी जब संतान उत्पन्न होता है अंडे से के थ्रू बने या डायरेक्ट जो है भ्रूण के द्वारा आए, तो निश्चित रूप से वहां पर अब जैसे आएगा गर्भ से ही वह जो है वहां पर जीवन संघर्ष शुरू कर देता है। जैसे अगर मनुष्य की बात करें,
मनुष्य का जो वीर्य होता है, सीमेन होता है, जब उसमें स्खलित होता है तो उसमें लगभग 20 से 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज कौन करता है? केवल एक करते हैं। अब सपोज करिए अगर 20 करोड़ है तो 20 करोड़ में केवल एक किया, बाकी जो बचे वहां पर शेष बचे वो क्या है? वो सभी वहां पर नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संतानोत्पत्ति की तो प्रचुर क्षमता है, लेकिन संतान जो क्षमता है कहीं न कहीं इस वातावरण में या कह सकते इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तो संतान उत्पन्न करते हैं, लेकिन सभी में जीवन संघर्ष चलता रहता है, जिससे कुछ बचते हैं और कुछ मर जाते हैं। यानी दूसरा इसमें टॉपिक है जीवन संघर्ष। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है, चाहे वो किसी भी मैं जंतु की बात कर रहा हूं, तो जैसे ही वो गर्भ में आता है वहीं से उसका जीवन संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो भ्रूणावस्था में मर जाते हैं, कुछ जैसे जन्म लेते हैं तुरंत मर जाते हैं, कुछ 1 साल के भीतर मरते हैं किसी रोग से, कुछ थोड़ा और बड़े हुए मर गए। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे उसमें ऐसे भी केस आएंगे जिसमें वो अपने चरम काल तक नहीं पहुंच पाते, यानी जन्म करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो ये जीवन संघर्ष होता है। अब ये जीवन संघर्ष में कई प्रकार से होता है। अच्छा, ये जीवन संघर्ष भोजन के लिए भी हो सकता है, जल के लिए भी हो सकता है, प्रकाश के लिए हो सकता है, प्रजनन के लिए हो सकता है, आवास के लिए हो सकता है, किसी के न किसी रूप में जीवन संघर्ष होता है। यानी जीवन संघर्ष कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक अंतराजातीय संघर्ष, जातीय संघर्ष। अंतराजातीय संघर्ष किसे कहते हैं? जब एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच में जीवन संघर्ष हो रहा हो, जब एक ही जाति के 2 सदस्यों के बीच में भोजन, जल, प्रकाश, वायु, प्रजनन, आवास आदि के लिए संघर्ष होता है, तब हम उसे अंतराजातीय जीवन संघर्ष कहते हैं। एक होता है अंतरजातीय संघर्ष, जब 2 भिन्न भिन्न प्रकार के जातियों के सदस्यों के बीच में, यहां पर क्या एक ही जाति सदस्य के बीच में, यहां क्या है 2 अलग अलग जातियों के सदस्यों के बीच में भोजन, आवास, जल, प्रकाश, प्रजनन आदि के लिए संघर्ष होता है, उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। और एक होता है वातावरणीय संघर्ष। जैसे जैसे जो शिशु होता है या कोई भी जंतु होता है, जैसे से वो शिशु अवस्था से बड़ा होता है, वो इस वातावरण के साथ जो है अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे होते हैं जो 1 साल 2 साल में मर जाते हैं किसी रोग से। एक्चुअल में जो रोग है वो अपने आप को उस वातावरण में अपने आप को अंकुरित नहीं कर पाए और उस वातावरणीय संघर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष में जो भी आप कह सकते दुर्बल है प्रजातियां, दुर्बल प्रजातियां वो नष्ट हो जाती, प्रबल प्रजातियां बचती हैं। तो तीसरा इसमें आता है योग्यतम की उत्तरजीविता। देखिए यहां पर योग्य क्या है? योग्य हुआ है कि जो अंतराजातीय, अंतरजातीय या वातावरणीय जीवन संघर्ष से बच गया, यानी कि जो जीवन संघर्ष के द्वारा बच गए हो वो कहीं ना कहीं योग्य है, और अगर वो योग्य है तो वो निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। तो यहां पर भी वही चीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस शब्द का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, जिसमें याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर, ये मस्तिष्क में उनके आया था, ये अलग बात कर रहा हूं, लेकिन इस शब्द का प्रयोग जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। तो योग्यता की उत्तरजीविता क्या है कि जो जीव योग्य होंगे, जो जीवन संघर्ष की प्रक्रिया में योग्य होंगे, प्रबल होंगे, सबल होंगे, वो जीवित होंगे, और जो नहीं प्रबल होंगे, जो दुर्बल होंगे, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। फिर चौथा है यहां पर विभिन्नताएं एवं वंशावली। योग्य कौन है?
जो योग्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भिन्न लक्षण होगा। एक ही माता पिता के या एक ही जो जंतु है, एक ही जंतु की अगर हम बात करें तो एक जंतु के मान लेते हैं कोई अंडे देने वाले या कुछ भी, एक जंतु के मान लेते हैं 10 शिशु हो गए, 10 संतानें हैं, अब क्या 10 संतान जीवित रहेगी? ऐसा नहीं। उसमें जो योग्य होगा, लेकिन जो योग्य होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ ना कुछ गुण होगा, कुछ विभिन्नताएं होंगी। मान लेते हैं उस 10 में से 2 बचे और बाकी 8 मर गए, तो वो 8 जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है उस 8 से भिन्न कोई विभिन्नताएं पाई जा रही थी। उस विभिन्नताओं के आधार पर वो जो है अपने आप को योग्य बनाए और अपने आप को योग्य बना करके जीवन संघर्ष की प्रक्रिया में स्वयं को जीवित रख सके। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो भिन्न है अपने अन्य जो जातियां हैं उसके द्वारा, और वो भिन्नताएं उसकी जो है सर्वाइव करा रही, योग्यतम करा रही है, उसको जो है यहाँ पर इस वातावरण में रहने योग्य बना रही है। और जब वो विभिन्नताएं एक नई प्रकार की विभिन्नताएं होती है तो वह लक्षण धीरे धीरे उसके आने वाली पीढ़ियों में प्रसारित हो जाती है और उसकी वंशागति हो जाती है। तो इस तरह से विभिन्नताएं एवं वंशागति हो जाती है। जो भिन्न लक्षण, चाहे वो उपार्जित लक्षण हो वातावरण के द्वारा, वो लक्षण धीरे धीरे जो है उनके पीढ़ियों में आती है और वो पीढ़ियां धीरे धीरे वंशागत होकर के एक नई जाति की उत्पत्ति करने की ओर अग्रसर बढ़ती है। 5वां कह रहा है वातावरणीय अनुकूलन, एनवायरमेंटल एडाप्टेशन। फिर वही चीज है जो यहां था, यानी अगर उसके पास वो योग्य है, पहली चीज जीवन संघर्ष में वो बच गया, यानी योग्य है तो उसमें कुछ भिन्न लक्षण पाए जा रहे हैं, और भिन्न लक्षण है तो भी उस लक्षण के आधार पर अपने आप को उस वातावरण में जहां पर वो है उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करना पड़ेगा। मान लेते हैं जैसे कोई एक प्रजाति है जो मान लेते हैं केवल सर्दियों में रह रही है, गर्मी में वो नहीं रह पाएगी, लेकिन अगर उसी प्रजाति को गर्मी में रहने छोड़ दिया जाए, 10 लोग को ले जाकर छोड़ दिया जाए, उस 10 लोगों में से कोई एक आध लोग ऐसे हो जाए जो अपने आप को अडॉप्ट कर ले गर्मी में, बाकी लोग मर जाए क्योंकि मर ही जाएंगे जब अडॉप्ट कर पाएंगे, तो वो उस वातावरण के प्रति अनुकूलित हो रहे हैं और वो अनुकूलन धीरे धीरे उनकी आने वाली पीढ़ियों में प्रसारित होगा और एक समय ऐसा आएगा कि उनकी जो पीढ़ियां हैं वो आसानी से अपने उस वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे। तो वातावरणीय अनुकूलन भी यहाँ पर आवश्यक होता है, क्योंकि वहां पर देखना है कि जीवन संघर्ष से तो बच गए, जो योग्य है, क्योंकि योग्य है तो कोई भिन्न लक्षण है तो वो अपने आप को वातावरण में अब अनुकूलित करने का प्रयास करेगा, और अगर वो वातावरण में अनुकूलन कर ले गए तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भिन्न लक्षण, और वो भिन्न लक्षण किसी नई जाति की उत्पत्ति करेगा। यानी 6वां यहां पर आ जाएगा नई जातियों की उत्पत्ति। तो इस तरह से एक नई जाति की उत्पत्ति यहां पर हो जाता है, जो जिसमें कुछ न कुछ भिन्न लक्षण है अपनी जाति से, और वही भिन्न लक्षण उसको वातावरणीय अनुकूलन प्रदान कर रहा है। और यदि वो वातावरण अनुकूलन प्रदान कर ले गया, अपने आप को अडॉप्ट कर ले गया, तो वह एक नई जाति के रूप में उसका प्रादुर्भाव होगा, और वो जो नई जाति है उससे एक नई पीढ़ी भी आगे की ओर डेवलप करेगी। तो ये जैव विकास है। जैव विकास में एक निम्न स्तर सरल जो जंतु है, सरल जीव या सरल स्तर के जो जंतु है, उसके द्वारा जटिल स्तर के जंतु तथा कुछ वहां पर उच्च वर्ग के जंतुओं का निर्माण होता है। तो ये जैव विकास के द्वारा। अब बात करते हैं डार्विनवाद की आलोचना। डार्विनवाद की आलोचना की बात कर लेते हैं। तो ये यहां पर हो गया है, इसको समझा देते हैं। देखिए डार्विनवाद की आलोचना की अगर बात करें, की आलोचना देखिए डार्विनवाद जैसे लैमार्कवाद की बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी, कमियां थी, उसी प्रकार से डार्विनवाद की बहुत सारी कमियां हैं। डार्विनवाद के कमियों की बात करें तो सबसे पहली कमी इनकी तो ये हो गई कि इन्होंने कहीं पर भी अवशेषी अंग का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया। यानी इन्होंने अवशेषी अंग जो पाए जाते हैं मनुष्यों या जंतुओं में, उस अवशेषी अंगों के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अवशेषी अंगों के बारे में स्पष्ट
नीति नहीं था, नीति नहीं। तो इन्होंने क्या है कि अवशेषीय अंग जो पाए जाते हैं जंतु में, वो अवशेषीय अंग कहाँ से आए, कैसे आए, तो उसके विषय में इन्होंने कुछ भी अपने इस डार्विनवाद यानी कि जो प्रिंसिपल था उसमें कोई भी इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इसका वर्णन नहीं किया। दूसरा, इन्होंने जो है संयोजक कड़ियों का वर्णन नहीं किया, कहीं पर इन्होंने संयोजक कड़ी का वर्णन नहीं किया, संयोजक कड़ी का वर्णन नहीं करता। डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद संयोजक कड़ियों की व्याख्या या वर्णन नहीं करता है। इसके बाद क्या कर सकता है कि जो डार्विनवाद है, वो डार्विनवाद योग्यतम की उत्तरजीविता पर तो विश्वास रखता है, योग्यतम की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता पर विश्वास रखता है किंतु योग्यतम की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता, उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता। योग्यतम की उत्तरजीविता पर तो इनका विश्वास है, लेकिन ये जो है वो योग उत्पन्न कैसे हुआ है, वो आया कहां से, इसकी इन्होंने व्याख्या यहां पर नहीं किया। इसके अलावा डार्विनवाद जो है, इसमें जो डार्विनवाद थे, उस डार्विनवाद में इन्होंने वंशागति की जो यहां पर प्रक्रिया, उस वंशागति को भी इन्होंने नहीं बताया, यानी जो उपार्जित वंशागति है, उपार्जित वंशागति की व्याख्या नहीं करता। तो डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद उपार्जित वंशागति की व्याख्या नहीं करता। इन्होंने जो है कि डार्विनवाद जो है दैहिक तथा जनन कोशिकाओं को पृथक रूप से अध्ययन नहीं करता, पृथक रूप से अध्ययन नहीं करता। तो ये इनकी कुछ कमियां थी, जिस कमियों के आधार पर डार्विनवाद की आलोचना हुई। लेकिन जब इसके बाद जब मेंडल आए, तो जब मेंडल की खोज हुई, नो मेंडलवाद, वो मेंडल की खोज हुई, तो उस मेंडलवाद की जो खोज है उसके आधार पर ये जो डार्विनवाद है, इस डार्विनवाद को जीनवाद में परिवर्तित करके इसको पुनः उत्पन्न किया गया, जिसे हम लोग नव डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। यानी जब इसकी आलोचना हुई तो इनके जो समर्थक थे डार्विनवाद के, उन्होंने जो है एक नव डार्विनवाद की विचारधारा प्रस्तुत किए, और इस डार्विनवाद को जो है उन्होंने जीनवाद के ढांचे में परिवर्तित करके इसको फिर से प्रस्तुत किया, और जिसे नाम दिया नव डार्विनवाद। यानी यह डार्विनवाद के जो नव डार्विनवाद है, ये कहता है कि जब कोई भी लक्षण, जैसे कि मेंडल ने बताया कि जो सुप्त लक्षण होते हैं वो पीढ़ियों में पाए तो जाते हैं, लेकिन अपने आप को प्रकट तय करते हैं जब कभी 2-4 पीढ़ियों में जब उनका कोई प्रबल जीन फिर पुनः उसको मिलेगा, तब वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार से नव डार्विनवाद कहता है कि डार्विनवाद ने जो कहा वो सत्य है, जो उसके लक्षण है वो लक्षण जो है वो उसमें सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी अचानक वो लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिससे इन्होंने नव डार्विनवाद का नाम दिया। तो इस तरह से जय विकासवाद में दूसरा डार्विनवाद भी आप लोग आज समाप्त होता है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।